हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं सचिन कुमार स्टडी विद सचिन कुमार यूपीएससी चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम यहाँ आगामी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए चल रहे हैं, हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, जिसमें हमने प्रस्तावना के कुछ शब्दों को कवर करा था। और जो बच्चा वह हिस्सा है अपना प्रस्तावना का, आइए आज उसको डिस्कशन करते हैं। और उसमें जो डिस्कशन करेंगे उसमें एक बहुत ही, मैं कहता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स को कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सोशलिज्म यानी समाजवाद। किसको डिस्कशन करेंगे? समाजवाद को। ये अपने आप में एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसको एक तरीके से कहा जाए तो बड़े बड़े स्टूडेंट को भी समझ में नहीं आता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं मेरे साथ। जैसा कि मैंने कहा था ना कि एक एक शब्द को मैं एक एक व्याख्या सहित ऐसे क्लियर डिस्कशन करूंगा, ताकि आप मेंस में लिख पाएँ। और प्री का तो कोई फैक्ट यहाँ से बचेगा ही नहीं। फ्री में चाहे से भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको डिस्कशन कर अच्छे से डिस्कशन समझने के बाद अच्छे से करेक्ट आंसर देने की पॉसिबिलिटी में आ जाएं। तो आइए चलते हैं और समझते हैं और देखते हैं कि समाजवाद क्या है। समाजवाद को अगर मैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को दे दूं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 70-75% स्टूडेंट भी इसको सही से डिस्कशन नहीं कर पाएंगे पिन पॉइंट टू। तो आइए आज मेरे साथ समझने की कोशिश करते हैं कि समाजवाद क्या, जिसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। और आप यूट्यूब पर खंगाल मारिए, ये मेरा दावा है, यूट्यूब पर खंगाल मारिए कि सोशलिस्ट यानी समाजवाद को बहुत ही कम लोगों ने डिस्कशन करा होगा। और जिस तरीके से मैं करूँगा, आइए आज समझने की कोशिश करते हैं कि समाजवाद क्या है। व्हाट इज सोशलिज्म, क्या है समाजवाद, क्या है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, राइटिंग पर मत जाइएगा, क्योंकि समझने पर ज़्यादा कोशिश करिएगा। समाजवाद क्या है। देखिए, समाजवाद जब हम राजनीति विज्ञान में यानी पॉलिटिकल साइंस में जब पढ़ते हैं तो समाजवाद विश्व स्तर पर जानने की कोशिश करते हैं पहले कि समाजवाद क्या है, या हमारा समाजवाद कैसा है, प्रस्तावना में कैसा समाजवाद है, क्या वो लोकतांत्रिक है या मार्क्सवादी है या शरबहारी है। मतलब इन सभी चीज़ों को आज मैं आपके साथ एक बिल्कुल बेस क्लियर कर दूंगा, ताकि आप अच्छे से किसी को समझा पाएँ। तो आइए, जो प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद है, क्या वो मार्क्सिज्म है या लोकतांत्रिक है, समझने की कोशिश करते हैं। और इस जटिल प्रश्न का आप बहुत अच्छे से आंसर दे पाएँ तो समझते हैं समाजवाद क्या। समाजवाद को समझने के लिए मुझे आपको थोड़ा पहले थ्योरी में लेके जाना पड़ेगा, यानी थोड़ा डेप्थ में लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि जो आजकल किताबें आ रही हैं, जो मैंने पढ़ा है और आप भी पढ़ते हो, तो उसमें वो मज़े का समाजवाद नहीं है। तो आइए थ्योरी में चलते हैं कि समाजवाद क्या है। आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं रहने का। आज की क्लास देखना, ये क्लास बहुत हेल्पफुल होगी। और भाइयों, अगर क्लास हेल्पफुल लगती है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी एक दूसरे को शेयर करें, ताकि ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा और जटिल से जटिल प्रश्न को मात्र आप क्वेश्चन देखकर हवा में उड़ा दें। आपने देखा होगा काफ़ी बार आईएएस के एग्जाम में 4 विकल्प आ जाते हैं, और ऐसे ऐसे विकल्प आते हैं कि दिमाग को हिला देने वाले। तो आइए समझते हैं राजनीति विज्ञान में समाजवाद क्या है। राजनीति विज्ञान में समाजवाद एक विचारधारा है। यानी राजनीति विज्ञान में बहुत सारी विचारधाराएं हैं, जिसमें कि एक है उदारवाद है, पूंजीवाद है, आदर्शवाद है, उन्हीं में से एक है समाजवाद भी है। अगर हमें किसी को पिन पॉइंट डिफाइन करना हो कि कोई आपसे पूछ बैठे कि भी समाजवाद क्या है, तो उसको आप समझाना कि समाजवाद एक विचारधारा है जिसके कुछ मूलभूत तत्व हैं, जैसे कि मूलभूत तत्व हैं समाजवाद के। और ये जहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ पर समाजवाद होता है, या जिस व्यक्ति में पाए जाते हैं वो समाजवाद
दिव्यक्ति हो। तो आइए पिन पॉइंटों को नोट्स करते हुए देखते हैं कि समाजवाद के मूलभूत तत्व क्या हैं। समाजवाद के मूल 3 तत्व हैं, यानी 3 तत्व हैं, मूलभूत 3 तत्व हैं। नंबर 1 है समाजीकरण। समाजीकरण यानी भाई समाजीकरण, समाजीकरण। दूसरा है अपना, दूसरा है समानता, इक्वलिटी। दूसरा समानता। यहाँ राइटिंग पे मत जाइए, मैं पेन यूज नहीं करता हूँ, माउस से ही लिखता हूँ, मतलब तो इस पर मत जाइएगा, आप समझने की कोशिश करना। समाजवाद, समानता। तीसरा है शोषित, वंचित, शोषित और वंचित मजदूरों को महत्व देता है। अब आइए समाज, ये इसकी जहाँ ये तीनों पाए जाएंगे वहाँ पे, यानी समाजीकरण कहता है, समाजीकरण मतलब इक्विटी चाहता है, शोषण मजदूर चाहता है। समाजीकरण यानी किसी, मान के चलो जमीनों का जमीनों का समाजीकरण करना, यानी सबको इक्वलिटी देखना है। यहाँ कोई टाटा अंबानी या नहीं, समाजवाद कहता है कोई टाटा अंबानी नहीं होगा, सब इक्वल होंगे। तो आइए समझते हैं राजनीति विज्ञान में विश्व स्तर पर समझते हैं पहले कि विश्व स्तर पर समाजवाद दो तरीकों में डिफाइन करा गया है। एक है मार्क्सवादी, एक है मार्क्सवादी, यानी कार्ल मार्क्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, हाँ, तो उसी का सिद्धांत है मार्क्सवादी, जिसको हम कभी कभी सर्वहारी भी बोल देते हैं। अभी मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि सर्वहारी क्यों बोल देते हैं। मार्क्सवादी। दूसरा है अपना डेमोक्रेटिक, यानी लोकतांत्रिक। यानी लोकतांत्रिक। इनके कुछ आधार हैं, पिन पॉइंट में आप पाई चार्ट की तरह इस तरीके से बना लीजिएगा। मार्क्सवाद 3 सिद्धांत देता है, मतलब 3 आधारों पर काम करता है, जिसमें उसका पहला सिद्धांत है, वो चाहता है, मार्क्सवादी चाहता है कि वर्ग संघर्ष हो, यानी वर्ग संघर्ष को मानता है ये, वर्ग संघर्ष। दूसरा मानता है हिंसा, क्या, हिंसा। तीसरा मानता है क्रांति। भाई ये कहता है कि समाजीकरण होना चाहिए, तो समाजीकरण किस तरीके से मानता है, ये मानता है क्रांति के थ्रू, और वर्ग संघर्ष और हिंसा। और इसमें लोकतांत्रिक मानता है कि चुनाव होनी चाहिए, चुनाव। इसमें भी 3 आधार हैं। इसमें दूसरा आधार मानता है कि लोकतांत्रिक में योजना बननी चाहिए, योजना। और तीसरा मानता है अपना योजना और योजना विरुद्ध तरीके से विकास, यानी इसको मानता है वो विकास को। किसको मानता है, विकास को। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि मार्क्सवादी क्या कहता है। मार्क्सवादी कहता है, मार्क्सवाद ये मानता है कि विश्व में 2 स्तर के लोग हैं, एक तो गरीब, दूसरा अमीर। अब गरीब और अमीर के बीच में इक्वलिटी बैठानी है, तो वो कहता है कि वर्ग संघर्ष कराना चाहिए, और दोनों में वर्ग संघर्ष इतना होना चाहिए कि संघर्ष की सीमा इस लेवल तक पहुंच जानी चाहिए कि मजदूर जो शोषित वर्ग है ना, मजदूर और शोषित वर्ग इतने संगठित हो जाने चाहिए कि पूंजीपति से घृणा करने लगें, और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उनकी हत्या तक करने के लिए रेडी हो जाएं। तो इससे क्या कहता है, वर्ग संघर्ष होगा। वर्ग संघर्ष से क्या होगी, हिंसा होगी। हिंसा से क्या आएगी, क्रांति। और क्रांति के बाद जो सभी को इक्वलिटी में ला के रख देगा, वो मानता है मार्क्सवादी। और उसी के कारण क्रांति हो रही है, फिर हिंसा हो रही है। तो यह रास्ता किसने अपनाया था, यह रास्ता जो अपनाया था रूस की क्रांति ने अपनाया था। किसने, रूस की क्रांति में ये इसी के द्वारा समाजीकरण करा गया था।
और यह रास्ता रूस ने भी अपनाया था, और रूस में एक चीन व्यक्ति हुए माओ त्से-तुंग द्वारा भी अपनाया गया था। तो ये मानता है। अब लोकतांत्रिक क्या मानता है? लोकतांत्रिक मानता है कि भाई देखो, चुनाव होने चाहिए, चुनाव के बाद संसद में कानून बनना चाहिए जिसको योजना बोलते हैं, और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में हमारे पीटी नेहरू यानी प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये सन 1952 के बाद ये अपनाया था कि भाई संपत्ति का समाजीकरण होना चाहिए। तो अब एक तरीके से हमारा बेस रेडी हो जाता है कि बेस क्या कहता है, इसी तरीके से कहता है। तो समाजवाद को अब अगर हम किसी को डिफाइन करना हो तो किस तरीके से करेंगे? समाजवाद एक विचारधारा है। क्या है? समाजवाद एक विचारधारा है जिसके कुछ मूल तत्व हैं, जिसमें समानता, समाजीकरण और शोषित एवं वंचित वर्गों को महत्व देना चाहिए। तो इस पूरी बहस से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि समाजवाद किस पर आधारित है? संपत्ति का समाजीकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? संपत्ति के समाजीकरण पर। किस पर आधारित है? संपत्ति का समाजीकरण पर। समाजीकरण पर। ये तो देख लिया हमने कि हमारे बड़े विद्वान क्या मानते हैं। समाजीकरण पर मानता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ी इशूज हो गया था, 1 सेकेंड। वो क्या मानता है? समाजीकरण मानता है। तो दोस्तों थोड़ी इशूज हो गया था। चलिए दोस्तों, तो हमने यहाँ पर विश्व स्तर पर तो देख लिया कि समाजीकरण मानती है, राष्ट्रवाद क्या मानता है? समाजीकरण। तो अब आइए भारत के स्तर पर देखते हैं कि इंडिया के स्तर पर क्या इसकी फ्रीक्वेंसी है। इंडिया यानी कि भारत में जो प्रस्तावना में जिस समाजवाद का जिक्र करा गया है, क्या वो समाजवाद है या लोकतांत्रिक है? और दोस्तों यहाँ से पीढ़ी के इतने फैक्ट निकलते हैं, और पीढ़ी के इतने मतलब जब क्वेश्चन रखा जाता है तो 4 कथन ऐसे ऐसे दे दिए जाते हैं कि दिमाग की सीमाओं का उल्लंघन कर जाता है वो। तो आइए समझते हैं कि इंडिया का समाजवाद क्या है। और जब दोस्तों आपके पास बेस क्लियर होता है, यानी तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। तो आइए इंडिया में समझते हैं कि भारत में समाजवाद क्या है। क्या समाजवाद मार्क्सवादी है इंडिया में? भाई ऑप्शन में आ जाए, मार्क्सवादी है या सारा मार्क्सवादी या मार्क्सवादी है या सर्वहारी है? ये तो आपको भी मैंने समझाया है। तो अब आप क्लियर बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि हमारे संविधान में जो वर्णित प्रस्तावना में जो समाजवाद है वो कैसा है? वो मार्क्सवादी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मार्क्सवादी विचार वर्ग संघर्ष को मानता है, क्रांति को मानता है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो क्या होगा फिर? क्या लोकतांत्रिक है? अब दोस्तों ज़्यादातर किताबों में यहाँ आकर ही द एंड कर दिया गया है समाजवाद को लेकर। वो एक अपने आप में सही भी है, पर है तो आधा। अब भाई पिन पॉइंट, अब आप तो समझते हैं मेंस में जब तक क्लियर ना हो, बिल्कुल क्लियर ना हो, तब तक नंबर नहीं मिलते। आप कितना भी अच्छा क्वेश्चन आंसर लिख दो, एग्जामिनर 10 में से 6 ही नंबर तब दे पाता है, जबकि बहुत अच्छा और उसके बेस यानी एग्जामिनर ये मानता है कि रटा हुआ नहीं होना चाहिए, बंदा समझा हुआ होना चाहिए। तो क्या लोकतांत्रिक समाजवाद है? क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद है? क्या मानते हो आप कि लोकतांत्रिक समाजवाद है या तो दोस्तों अब अगर लाइन आ जाए लिखी हुई, क्या लोकतांत्रिक हमारा समाजवाद लोकतांत्रिक के निकट है? क्या आ जाए कि निकट है, लोकतांत्रिक के
अजय के निकट है। तो दोस्तों ये लाइन सही होगी। अगर अजय के बिल्कुल समान है, बिल्कुल समान है, तो दोस्तों ये लाइन बिल्कुल रॉन्ग होगी, क्योंकि बिल्कुल समान नहीं है। ज़्यादातर किताबों में यहीं पर आकर एंड कर दिया गया है कि समाजवाद के निकट है। तो ये लाइन सही है, और ये अगर आ जाए कि बिल्कुल समान है तब गलत होगा, क्योंकि हमने अभी पीछे देखा है ना कि एक योजना चुनाव होगा, योजनाबद्ध तरीके से, एक तरीके से मतलब संसद कानून बनाएगी, तब समाजीकरण होगा। तो और आइए अब ध्यान ये रखना है कि कभी कभी एग्जाम में चारों विकल्प बिल्कुल सही नहीं होते, और यूपीएससी इंटेक्शन में पहले ही बोल देती है कि जो सबसे निकट और सबसे करीब और जो सबसे 100% सही हो वो करना। लेकिन कभी कभी सवालों में कोई भी क्वेश्चन, यानी कोई सा भी क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो चारों के चारों सही नहीं होते। तो अब हमें इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से विकल्प दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में समाजवाद क्या है। भारत में समाजवाद क्या है। नंबर 1 ऑप्शन में रख दिया मार्क्सवाद, यानी मार्क्स, आप सुनने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, मार्क्सवाद, ठीक है। और दूसरे में रख दिया सर्वहारा की तानाशाही, दूसरे में क्या रख दिया, सर्वहारा की तानाशाही। और तीसरे में रख दिया लोकतांत्रिक। चौथे में रख दिया काल्पनिक, या मतलब इसका साम्यवाद रख दिया, या मतलब एक भी कोई सा भी ऑप्शन रख दो लोकतांत्रिक। अब यहाँ रख दिया साम्यवाद। तो दोस्तों इस सिचुएशन में जो आंसर होगा ना, इस सिचुएशन में सही करेक्ट आंसर हमारा यही होगा कि लोकतांत्रिक के निकट है। वर्ड अब मैं थोड़ा सा और एग्जामिनर के माइंड को लेके चलता हूँ, अगर वो थोड़ा और डेप्थ में चला जाए और ऑप्शन में रख दे, फिर पूछे कि भारत में समाजवाद का क्या अर्थ है, क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत में समाजवाद का क्या अर्थ है, तो विकल्प में रख दिया एक में मार्क्सवादी या सर्वहारा की तानाशाही, ठीक है। और यहीं यहीं पे जो है दूसरे ऑप्शन में रख देता है वो क्या लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक। और वहीं पे वो तीसरे ऑप्शन में रख दे कि साम्यवाद। और वहीं पे वो चौथे ऑप्शन में रख दे, आपके सामने चौथे ऑप्शन वो रख दे, क्या कहते हैं कि इसका स्वरूप विशिष्ट है, इसका स्वरूप विशिष्ट है, विशिष्ट है। क्या है इसका स्वरूप, विशिष्ट है। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्वेश्चन का नेचर और क्वेश्चन का आंसर का नेचर बदल चुका है। अब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये, इसका स्वरूप विशिष्ट है, क्योंकि विशिष्ट है वो भी मैंने आपके पीछे डिफाइन करा कि योजनाबद्ध तरीके से। अब लोकतांत्रिक नहीं होगा यहाँ पर आंसर होगा इसका स्वरूप विशिष्ट है। तो सबसे सटीक उत्तर अगर ये लाइन लिखी मिल जाए कि भारत में लोकतांत्रिक क्या अर्थ है, और ये लाइन मिल जाए कि इसका स्वरूप विशिष्ट है, तो इसको टिक करना, ये 100% 110% ये क्वेश्चन का आंसर सही होगा। क्योंकि राजनीति विज्ञान मैंने 3 साल पढ़ा है, 3 साल से पढ़ा है, और अच्छे से मैंने बड़ी से बड़ी बुक पॉलिटिकल साइंस की पढ़ी है जो कि विशिष्ट है। तो सब में जाके भारत की तानाशाही यही मिलती। अब सवाल आता है कि जब भारत में समाजवाद की कोई परिभाषा नहीं दी गई, आप भी देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लीजिए, कहीं पर समाजवाद को डिफाइन नहीं करा गया, तो फिर डिफाइन कहाँ हुआ। ये आता है हमारे एक न्यायालय के केस से। एक केस हुआ था, लिख लो इम्पोर्टेंट केस है, DS नकारा केस, DS नकारा केस 1982।
कितना 1982 में, कितने में 1982 में। अब ये नकारा था ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बहरहाल इन्होंने जो समाजवाद को परिभाषित करा है तो बहुत ही, मैं कहता हूँ बहुत ही गजब लाइन दी है सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में। बहुत थी सोशलिज्म टू प्रोवाइड, क्या था, प्रोवाइड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम ग्रेव, यानी फ्रॉम ग्रेव। इसको प्रोवाइड का मतलब प्रोवाइड करना, कोई चीज़ हमको देना, रक्षा करना। और क्रेडिविटी का मतलब होता है पालना, फ्रॉम क्रेडिविटी मतलब होता है इसको पालना। और इसका मतलब है, ग्रेव का मतलब है कब्र तक, ग्रेव मीन्स होता है कब्र। अब हम इसको हिंदी में कहने तो जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना ही समाजवाद है। क्या, अगर मैंने पैदा हुआ आप भी जानते हैं, तो राज्य क्या करेगा, मेरे को सुरक्षा प्रदान करेगा जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो इसी को समाजवाद कहते हैं। अब आइए पिन पॉइंट नोट कर लेते हैं, अगर प्री में कभी फैक्ट में आ जाते हैं। प्री में अक्सर ये पूछते हैं कि भारत में समाजवाद को क्या मानते हैं, तो नंबर 1 में लिख लेना आय की समानता, आएगा ना कहीं पे ऑप्शन में लिखा होगा तो ये सही होगा, आय की समानता, आय की समानता। आय की समानता, आय की समानता, आय की समानता को मानता है। और दूसरा मानता है जीवन स्तर की समानता, जीवन स्तर की समानता। की समानता। तीसरा मानता है मजदूर, तीसरा क्या मानता है, मजदूर की असमानताओं को कम करना, यानी मजदूर यानी भाई सभी को इक्वल रखना। और वंचित शोषित वर्गों को कम करना, किसको, चौथा मान लेना वंचित, और वो तो पीछे भी आपको मैंने बताया था। तो ये है तो वंचित वर्गों का शोषण कम करना। ये चारों फैक्टों में से कभी भी आ जाए तो इनमें से, तो ये समानता के प्री फैक्ट है। प्री में यही लाइन नहीं पूछी जाती है कि समानता क्या है। अब एक मिनट में मैं आपको समझाना चाहूँ, समरी करना चाहूँ 1 मिनट में कि भाई आय की समानता क्या कहती है। आय कहता है कि सभी को इक्वल होना चाहिए, किसी की आय ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जीवन ये अपन की समानता को समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए अभी कुछ टाइम पहले एक कंपनी लॉन्च हुई थी जियो, हालांकि आज वो किसी को जीने नहीं दे रही है। तो जब जियो की लॉन्चिंग हुई तो हमारे प्राइम मिनिस्टर उसके केबिन काटने गए थे। अब इसको इस तरीके से समझिए, कि जब वो केबिन काटने गए थे तो वो क्या करते हैं कि जब केबिन काटते हैं तो आपको नहीं लगता कि भारत सरकार की खुद की एक कंपनी टेलीकॉम है, लेकिन फिर भी इस प्राइवेट सेक्टर में वो कहते हैं, आप मानिए मैं एक अच्छे शहर में हूँ, आप एक ग्रामीण बैकवर्ड इलाके से हैं, तो आपको जो इंटरनेट की सुविधा है ना वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि शहर में फास्टेज चलता है और आपके यहाँ कम फास्टेज चलेगा। तो जियो क्या करेगा, जियो सभी को मतलब गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाएगा। जब गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाएगा तो उससे क्या होगा, एक छोटा बच्चा मतलब एक गरीब वर्ग का बच्चा भी नेट यूज कर पाएगा, और जब नेट यूज कर पाएगा तो सभी क्या होंगे, इक्वल समानता में आ जाएंगे। तो इससे क्या होती है, जीवन की समानता होगी। इसलिए भले वो प्राइवेट सेक्टर है, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। हमारा जो समाजवाद कहता है कि आय की मतलब जीवन स्तर की समानता होनी चाहिए, मतलब सभी को समान होना चाहिए। तो यही है बस, जीवन के वंचित और शोषित मजदूरों को तो आप जानते हैं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो दोस्तों हमने यहाँ पर राष्ट्रवाद को समझने की कोशिश करी। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और अब आप किसी को समझा भी पाएंगे।
तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में अन्य टॉपिक के साथ। हाँ दोस्तों आपसे, और अब मैं यहाँ पर 25 ईयर्स, हमारे पास प्री तक का तो टाइम कम है, तो अब मैं 25 ईयर्स जितने IAS में पूछे हुए क्वेश्चन है मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन कर लूँगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करना, सभी को बता देना कि 25 है। देखिए क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल जाएंगे, किसी भी किताब को उठा लीजिए, कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन उनका जो सोर्सेस और जो आंसर है ना, वो आज मेरी क्लास पढ़ने के बाद आपको खुद ही डिसाइड हो जाएगा कि सही आंसर और सही वेग में क्या आंसर होना चाहिए। बहुत किताबों में मैंने देखा है काफ़ी क्वेश्चनों का सही आंसर ही नहीं है, क्योंकि आजकल बना ही वो रहे हैं, किताबें छाप देते हैं। उसके लिए CAD जैसी या DD बसु जैसी किताब पढ़नी पड़ती हैं, तब जाके उससे नॉलेज आती है। चलिए तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब नेक्स्ट टॉपिक यही होगी 25 ईयर्स ओल्ड के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जैक्ट रिपीट होते हैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा। IAS लेवल के क्वेश्चन जो होंगे उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।